आसमान पर काले बादल देखकर मैं फिर से कोफ्त का शिकार हुई थी। एक तो ये मानसून का मौसम मुझे हमेशा से ही जहर लगता था। अभी मैं तेज तेज कदम ही बढ़ा रही थी कि जल्दी से बस स्टॉप तक पहुंचूं और बस भी जल्दी आ जाए, वरना मेरे हाथ में पकड़े मेरे डॉक्यूमेंट्स भीग जाते हैं। एक तो अल्लाह किसी को भी ऐसी मजबूरी में मुब्तला ना करे कि औरत को घर से काम करने के लिए निकलना पड़े। 10 दिन से मैं नौकरी की खातिर मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों में जा रही थी और आज बारिश ने फिर से मेरे सर पर मुसीबत तोड़नी थी। इससे पहले कि मैं बस स्टॉप तक पहुंचती, मेन रोड क्रॉस करते हुए मेरी जूती टूट गई। अब तो मुझे बेहद गुस्सा आने लगा। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो चुका था। क्योंकि बारिश तेज थी, मैं बारिश में भीगने लगी, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाने के चक्कर में उन्हें अपने दुपट्टे के नीचे छुपाने लगी। अभी तो घर जाके एक और अजाब मेरे सर पर पड़ना था, क्योंकि हमारा घर 3 की छतों वाला था। इसलिए जब भी बारिश होती तो बड़े बड़े शगाफों से पानी नीचे को गिरता। ये सब सोचकर मैंने गहरी ठंडी सांस ली। अपने हालात की चक्की में मैं खुद तो पिस ही रही थी, लेकिन एक बूढ़ी माँ भी थी जो कि बीमार रहती थी। पूरे 10 दिन से नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। पहली नौकरी भी छोटी सी बात पर छूट गई थी। अम्मा बहुत बीमार थी, 2 दिन की छुट्टी की तो बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अपनी टूटी चप्पल के साथ तेज बारिश में रोड क्रॉस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जूते को घसीट घसीट के चल रही थी। करीब कोई मोची भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से तूफानी बारिश का पानी गिरने की वजह से मट्टी कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी मेन रोड से गुजरी और मुझ पर कीचड़ उछालती हुई आगे चली गई। मेरे कपड़े, मेरा मुंह, यहाँ तक कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ कीचड़ से भर चुके थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अबे ओ अंधे, गाड़ी रोक अपनी। जो कोई भी था उसने खिड़की से मुंह निकाल के देखा और मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी तेजी से भगा कर ले जाता, मैंने जमीन पर से पत्थर उठाया और खींचकर उसकी गाड़ी पर दे मारा। गाड़ी का पिछला शीशा छन से टूटकर चकनाचूर हो चुका था। गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगी। वो शख्स गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, ये क्या किया है तुमने? काफी सूटेड बूटेड किस्म का नौजवान था। मैंने कहा, ये नजर आ रहा है कि तुमने क्या किया है? मैंने अपने कपड़ों की तरफ, अपने मुंह की तरफ इशारा किया। कहने लगा, बारिश बरस रही है ना, तुम्हारा हुलिया बारिश से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, निकालो गाड़ी के शीशे के पैसे जो तुमने तोड़ा है। मैंने कहा, शुक्र करो मैंने तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया। हटो यहां से। आइंदा तेज गाड़ी भगाने से पहले मुझे याद रख लेना। ये कहते हुए मैं अपनी जूती घसीट कर चलने की कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में बुरी तरह से नाकाम हो रही थी। कहने लगा, ओ लंगड़ी। ये कहते हुए मेरे पास आया। अपनी जेब में से बटवा निकाल कर मुझे 100 का नोट थमा दिया। कहने लगा, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा, रास्ते में किसी लंगड़ी फकीरनी को दे देना। ये रख लो मेरा सदका समझकर, ताकि मुझे किसी की बद नजर की नजर ना लग जाए। ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। उसकी बात सुन के मुझे इतना गुस्सा आया। जहां मैं खड़ी थी, नीचे कीचड़ से मेरे पैर लथपथ हो चुके थे, ऊपर से टूटी हुई चप्पल। मैं नीचे झुकी, कीचड़ में हाथ लिया और उसके मुंह पे मल दिया और उसकी हथेली पर उसका 100 रुपया थमाया और कहा कि माँ के लाल, अब घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस गोंगलू जैसे मुंह पर अब नजर नहीं लगेगी। इससे पहले कि वो कुछ करता, सामने मेरी मतलूबा बस आ गई थी। मैंने टूटी चप्पल हाथ में पकड़ी और तेज तेज चलती हुई बस के अंदर सवार हो गई। बस पहले ही खचाखच भरी पड़ी थी। हाथ में टूटी चप्पल पकड़कर मुझे सारा सफर तय करना पड़ा। जब अपनी गली में उतरी तो मोची को चप्पल देकर जुड़वाई। घर पहुंची तो वही हाल था, पानी टपक रहा था। अम्मा ने जगह जगह किचन के बर्तन शुगाफों के नीचे रखे थे ताकि बारिश के पानी से बिस्तर गीले ना हो जाए। मेरी माँ मुझे देखकर कहने लगी, कितनी बार तुझे कहा है मेरा बड़ा परस साथ ले जाया कर। देख तेरे सारे पर्चे गीले हो गए। ये कोई आम पर्चे थोड़ी है, तेरे सालों की मेहनत है। मैंने कहा, अम्मा बस फैला दूंगी तो सूख जाएंगे। आपका बरसों पुराना परस लेकर जाना हमारी गुर्बत को साफ जाहिर करता है।
कहने लगी ये चप्पल को क्या हुआ? मैंने कहा पड़ोसन से चप्पल लेकर गई थी, मेरे पास तो कोई ढंग की चप्पल थी ही नहीं, लेकिन ये कमबख्त भी दगा दे गई। पता नहीं बारिश क्यों होती है, हम गरीबों का तो बुरा हाल करके रख देती है। बारिशों में तो बस अमीरों के ही मजे हैं, आराम से अपने बंगलों में बैठकर बारिश का मजा लेते हैं, पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं। उन्हें क्या पता कि गरीबों के लिए ये बारिश किसी अजाब से कम नहीं होती। सामने एक टप 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 बर्तन बारिश के पानी से भर चुके थे। मैं उठकर पानी गिराने लगी तो अम्मा कहने लगी तू रहने दे, मैं उठा लेती हूँ। मैंने कहा चला तो जाता नहीं है, उठा लेती हूँ, रहने दे मैं कर लूंगी। मैंने वो सारे स्टील के बर्तन उठाकर पानी गिराया और दोबारा से वो बर्तन शगाफों के नीचे रख दिए। फिर झाड़ू पकड़कर पूरे घर का पानी नालियों में बहाने लगी। अम्मा कहने लगी थोड़ा सा बेसन और प्याज हरी मिर्च मौजूद है, मैंने आमेजा बना दिया है, ऐसा कर अपने लिए पकौड़े बना ले और 2 कप चाय भी। आज हम भी अमीरों की तरह मजे ले लेते हैं। छोड़ साफ सुथराई को, पानी तो फिर भर जाएगा। मैंने अम्मा को घूर के देखा था, जो इस गरीबी में भी अमीरों वाले मजे लेना खूब जानती थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक ही तो है, अब अमीरी तो आने से रही, क्या इंसान बारिश का मजा भी ना ले। मैंने झाड़ू को एक साइड पर रखा, छोटे से किचन के अंदर चली गई। आज अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर थी, इसलिए किचन साफ नजर आ रहा था, बर्तन भी धुले हुए थे। मैंने छोटी सी कढ़ाई रखी और पकौड़े तलने लगी। दूसरी तरफ मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया, 1.5 कप कहवा और आधा कप दूध। ये थी हम माँ बेटी की चाय। खैर इमली की चटनी फ्रीज में पड़ी हुई थी, मैंने वो भी निकाल ली। बड़े मजे से माँ बेटी ने पकौड़े खाए, चाय पी। बेशक हम गरीब थे लेकिन जिंदा दिल थे। लेकिन इस वक्त मुझे नौकरी की बेतहाशा जरूरत थी, क्योंकि जितनी सेविंग थी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। मैं रोजाना सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपने साहब को खूब बद्दुआएं देती थी। उसे मेरी मजबूरी समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, 2 दिन की छुट्टी क्या की मुझे नौकरी से निकाल दिया। आज भी मैं जोरों शोर से जानमाज पर बैठी अपने बॉस को बद्दुआएं दे रही थी। अल्लाह करे बुड्ढे की टांग टूट जाए, उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग जाए, उसकी फैक्ट्री को आग लग जाए, हम गरीबों की आहें लगे उस कमीने को। मेरी माँ कहने लगी बस कर, कितनी बद्दुआएं देगी, जितना उसे बद्दुआएं देने में वक्त जाया करती है अपने लिए दुआ कर ले कि तुझे नौकरी अच्छी मिल जाए। मैंने कहा अम्मा उस खबीज के बच्चे की 2 साल मैंने कितनी मेहनत की, पूरी फैक्ट्री संभाल रखी थी, मेरी नौकरी से छुट्टी करने में कमीने ने 1 मिनट नहीं लगाया। एहसान फरामोश, इतना आसान काम थोड़ी है नौकरी ढूंढना। 10 दिन से अपनी 10 सहेलियों की जूतियां तोड़ चुकी हूँ। रोजाना 4 जगह नौकरी ढूंढने जाती हूँ। बस में जाने के बावजूद रोज का 500 रुपए का खर्चा हो जाता है। नौकरी नहीं मिल रही। अगर 15 दिन यही हाल रहा ना अम्मा, तो हमें वाकई करने पड़ेंगे। अम्मा कहने लगी मिल जाएगी, मेरे दिल को यकीन है कि अगले हफ्ते तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। मैंने कहा अम्मा एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये माओ को कौन सा इल्हाम हो जाता है। चलो अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। अम्मा अगर मुझे अगले हफ्ते नौकरी मिल गई, कसम से बिरयानी खिलाऊंगी, वो जो हमारे घर के नुक्कड़ में मिलती है ना वो वाली। मेरी माँ ये सुनकर हंसने लगी। कहाँ खाया जाता है ये सब कुछ, आज बड़ी मुद्दत के बाद पकौड़े खाए हैं, अल्लाह करे हजम हो जाए। मैंने कहा हो जाएंगे, परेशान मत हो। अगले रोज जब मैं ऑफिस में नौकरी के लिए गई तो लड़कियों की लंबी कतार थी। सब लड़कियों के कपड़े और हुलिये मुझसे काफी हद तक बेहतर थे। बहरहाल आज मैं पड़ोसन की बेटी नजमा की चप्पल पहन कर आई थी, जो मेरे पांव से 1 आध नंबर बड़ी ही थी। 2 घंटे बाद जाकर मेरी बारी आई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, सामने उसी गाड़ी वाले को देखकर मेरा पारा हाई हुआ। वो भी मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। अपनी टेबल पर मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल देखकर कहने लगा, ओहो मिस सबरीना जमाल, आइए आइए तशरीफ लाइए। और मैं ये सोच रही थी कि अंदर जाऊं या बाहर से ही खिसक लूं। मैंने सोचा कि अक्लमंदी का तकाजा तो यही होता है कि सर से माफी मांग लेती हूँ,
क्योंकि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो कम से कम मेरी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। कहने लगा, इधर आइए। मैं उसकी टेबल के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अभी यहीं तक कहा था। तो कहने लगा, जी, आपको नहीं पता था कि गोमलुओं वाली शक्ल वाला इंसान कंपनी का मालिक भी हो सकता है। मैंने कहा, आई एम सॉरी। उसने मेरी फाइल को बंद किया और तख कर टेबल पर रख कर मेरी तरफ खिसका दी। कहने लगा, नाउ गेट आउट। ये सुनकर मुझे भी बड़ा गुस्सा आने लगा। साथ ही उसके मोबाइल की बेल बजने लगी। वो फोन उठाकर कहने लगा, कैसी हो स्वीटहार्ट? हाँ, बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूं। मैं तुम्हें रास्ते से पिक कर लेता हूं, फिर हम एंगेजमेंट की शॉपिंग भी कर लेंगे। मैंने कहा, अल्लाह करे टूट जाए मंगनी इस कमीने की, मंगेतर इसे छोड़कर भाग जाए। मैंने तो वैसे बड़ी कोशिश की थी कि मेरी बड़बड़ाहट उसके कानों में ना पड़े, लेकिन वो शायद सुन चुका था। उसने फौरन से ही फोन बंद किया। कहने लगा, ये लड़की क्या बटर बटर कर रही हो मुंह में? तो मैंने कहा, बड़ी काली जुबान है मेरी, जो बड़बड़ा रही थी ना, देख लेना सच होगा। गरीब की बद्दुआ लगेगी, भाग जाएगी तुम्हारी मंगेतर तुम्हें छोड़कर। वैसे भी इस गोंगलू जैसी शक्ल और खड़ूस शख्स के साथ कोई रह नहीं सकता। कहने लगा, निकलो मेरे ऑफिस से बाहर, वरना मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। मैंने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मनहूस शक्ल मैं वैसे भी देखनी नहीं है। ये कहकर मैं ऑफिस से बाहर निकल गई। नौकरी तो मुझे मिलनी नहीं थी, लेकिन अपने दिल की भड़ास में अच्छी खासी निकाल चुकी थी। लेकिन मेरे लिए ये बहस करनी बड़ी करामत साबित हुई। उसके बाद मैं जिस ऑफिस में गई वहां मुझे नौकरी मिल गई, और नौकरी भी अच्छी थी। मैं बड़ी खुशी खुशी वापस आई। अम्मा को जब मैंने ये बताया कि नौकरी मिल गई है, अम्मा बहुत खुश थी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अलमारी में जाकर संभाल दिए। वैसे भी मेरे पास नौकरी का पहला तजर्बा भी था, इसीलिए वैसा ही ये भी काम था। मुझे कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। अम्मा कहने लगी कि अब कोशिश करना तुम्हारी छुट्टी ना हो। मैंने कहा, अम्मा जानबूझ के छुट्टी थोड़ी करती हूँ। आते हुए मैं फालसे और जामुन लेकर आई थी, इसलिए दोनों को धोकर मैंने मसाला लगाकर अम्मी के सामने रख दिया। मैंने कहा, खा लो अम्मा, कुछ नहीं होता। खांसी का सिरप है ना, वो पी लेना। मेरी माँ को दमे का मसला था, इसलिए खट्टी चीजें बहुत कम खाती थी, लेकिन शौकीन भी बहुत थी। अगर उन्हें सामने कुछ खट्टा नजर आ जाता तो थोड़ा बहुत जरूर खाती थी, हाथ रोक नहीं सकती थी। हम माँ बेटी ने फल खाया, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करने लगी। वैसे हम 2 ही अफराद थे, लेकिन घर में हर वक्त इतनी बातें करते रहते थे, लगता था कि बहुत सारे अफराद रहते हैं। मेरी आदत हर वक्त अम्मा से मजाक करते रहने की थी। कुछ साल पहले हमारे साथ अब्बा भी शामिल होते थे। जब तक वो थे तब तक मुझे कोई फिक्र नहीं थी। अब्बा कमाते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद तो जैसे हमारे घर की खुशियां कुछ अरसे के लिए रूठ गईं, क्योंकि अम्मा बहुत चुप चुप हो गई। फिर भी मैं अम्मा को बहलाती रहती, कुछ ना कुछ कहती रहती। बहरहाल वक्त गुजरने लगा, लेकिन 5 महीने नहीं गुजरे थे कि मेरे बॉस का हार्ट फेल हो गया। उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे ने आकर सारा स्टाफ ही बदल दिया। मैं फिर से बेरोजगार हो गई। धक्के मेरी किस्मत में लिखे थे। तभी मैंने अखबार में पढ़ा कि एक औरत को एक केयर टेकर की जरूरत थी, जो उसके माजूर बेटे को संभाल सके। लेकिन वो लड़की जिंदा दिल और शोख मिजाज होनी चाहिए, क्योंकि उसका बेटा जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। वो औरत चाहती थी कि लड़की ऐसी हो कि उनका बेटा जिंदगी की खुशियों की तरफ लौट आए। मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा ही था। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। मैं जल्दी से उस बंगले का एड्रेस नोट किया और अगले ही रोज उस बंगले पर पहुंच गई। वहां पर और भी बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन उसकी वालिदा जब भी इंटरव्यू लेती तो लड़कियों को रिजेक्ट करते थी। जब मेरी बारी आई तो कहने लगी, तुम क्या कर सकती हो? मेरे बेटे को कैसे जिंदगी की तरफ ला सकती हो? मैंने कहा, आप चाहें तो मुझे 1 हफ्ते के टेस्ट पर रख लें। अगर 1 हफ्ते के अंदर आपका बेटा कमरे से निकलकर बाहर आ जाए तो फिर मेरी नौकरी पक्की कर दीजिएगा, वरना आप मुझे निकाल दीजिएगा। वो खातून मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, ठीक है, तुम कल से आ जाओ। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया।
میں نے سوچا یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. ویسے بھی مجھے بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت تھی. میں اگلے روز اس بنگلے میں گئی تو وہ خاتون میری ہی منتظر تھی. کہنے لگی میرا بیٹا سامنے کمرے میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ڈائریکٹ تم کمرے میں جاؤ. پھر اپنے ملازم سے ایک جوس کا گلاس منگوا کر مجھے پکڑا کر کہنے لگی اگر تم یہ جوس کا گلاس میرے بیٹے کو پلا دیتی ہو تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی. میں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں. میں نے جوس کا گلاس لیا اور کمرے پر دستک دی، ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی. وہ جو کوئی بھی تھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، میری طرف اس کی پشت تھی. کہنے لگا ایک تو میری ماں کو چین نہیں ہے، کوئی لڑکی بھیج دی ہوگی کیئر ٹیکر کے نام پر جب میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، میرے کمرے میں کوئی لڑکی نہ آئے تو کیا تکلیف ہے. دیکھو لڑکی تم جو کوئی بھی ہو میرے کمرے سے باہر نکلو. ابھی بھی اس کی میری جانب پشت تھی، بڑے غصے سے کہہ رہا تھا. میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میں اس کے پاس آ گئی. میں نے کہا دیکھے میری بات سنیں، میں بہت مجبور لڑکی ہوں اور مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے. میری بیمار ماں گھر میں رہتی ہے اور آج کل اس کی دوائیاں بھی ختم ہیں. دیکھیں پلیز آپ اپنی والدہ سے کہہ دیں کہ میں آپ کو پسند ہوں اور آپ مجھے کیئر ٹیکر رکھنا چاہتے ہیں. میری بات سن کر جیسے ہی اس نے اپنی ویل چیئر سیدھی کی اور میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی تھی. وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. گردن پر کالر چڑھا ہوا تھا. وہ تو وہی تھا، وہ گاڑی والا. اسے ہوا کیا تھا؟ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم یہاں پر بھی پہنچ گئی، تم میری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا آپ یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی اس حال میں. کہنے لگا تم نے بد دعا دی تھی نا کہ میری منگیتر مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے، میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. کالی زبان ہے تمہاری، جو کہتی ہو وہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بد دعا نہیں دی تھی، نہ میں ایسا چاہتی تھی. وہ تو مجھے نوکری کی اشد ضرورت تھی اور کافی ٹائم سے میں نوکری ڈھونڈ رہی تھی، اس لیے میں نے غصے میں آپ کو برا بھلا کہہ دیا تھا. میں نے آپ سے معذرت بھی کر لی تھی. کہنے لگا تب سے اب تک نوکری نہیں ملی؟ میں نے جان بوجھ کے جھوٹ بول دیا. میں نے کہا نہیں ملی. پھر میں آنکھیں رگڑنے لگی تاکہ اسے لگے میں رو رہی ہوں. میں نے کہا میری ماں بیمار ہے، اور ماں تو ویسے بھی میری بیمار ہی رہتی تھی. اگر مجھے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی کیئر ٹیکر جیسی نوکری نہیں کرتی. میرے اندر تو ٹیلنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جس باس کے پاس میں پہلے کام کرتی تھی، پورا 1.5 سال میں نے اس کا کام کیا. اس کی پوری فیکٹری میں نے سنبھال رکھی تھی. بس میری ماں بیمار ہوئی، مجھے 2 دن کی چھٹی کرنی پڑی اور اس کمینے نے میری نوکری چھڑوا دی. میری بات سن کے کہنے لگا اچھا بس، مجھے زیادہ باتیں کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہے. میں اپنی ماں سے کہوں گا تمہیں نوکری پر رکھ لے، لیکن دیکھو میرے معاملات میں زیادہ انوالو ہونے کی کوشش مت کرنا. میں نے کہا جی نہیں، بالکل بھی نہیں. مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کے معاملات میں دخل اندازی کروں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ میری طرف سے 100% بے فکر ہو جائے. کہنے لگا دوسری بات یہ کہ تم کم بولو گی. میں نے کہا جی کم بولوں گی. ساتھ ساتھ میں اس کی بات سن رہی تھی، ساتھ ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس بھی منہ کو لگا کے پیے جا رہے تھے. پھر اس نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھا. کہنے لگا یہ جوس کا گلاس میرے لیے لائی تھی. جب میں نے جوس کے گلاس کی طرف دیکھا تو وہ آدھے سے بھی کم تھا. میں نے کہا آئی ایم سوری، وہ آپ کے سامنے نروس ہو گئی تھی. یہ پی لے. میں نے باقی کا جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا. کہنے لگا میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں پی لیتی ہوں، لیکن دیکھیے وہ اپنی والدہ سے کہیے گا کہ یہ جوس میں نے آپ کو پلایا ہے. انہوں نے اسی شرط پہ مجھے نوکری دینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا. میں جوس کا آخری گھونٹ بھر کر خالی گلاس کو میں باہر لے گئی. خالی گلاس دیکھ کر وہ خاتون کہنے لگی یہ جمشید نے پیا ہے. میں نے کہا جی انہوں نے پیا، بھلا میں ایسی جسارت کیسے کر سکتی ہوں. وہ خاتون کہنے لگی کہ میں تمہیں ہر مہینے 1 لاکھ دوں گی، لیکن میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے کہا جی بالکل. اگلے روز میں صبح پہنچ گئی. جب میں جمشید کے کمرے میں گئی تو وہ اٹھ چکا تھا. اس کا ایک ملازم اسے واش روم سے باہر لے کر آیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہا کر آیا ہو. صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے،
गले पर वही कॉलर था। वो मुश्किल से अपनी गर्दन इधर से उधर मोड़ रहा था। सच पूछें तो उसे देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मुलाजिम कहने लगा कि आप आराम करना चाहते हैं तो मैं आपको लिटा दूं। वो कहने लगा नहीं, बस तुम जा सकते हो। मैं उसके पास आकर उसकी खैरियत पूछने लगी। कहने लगा मेरा लैपटॉप मुझे पकड़ा दो। मैंने फौरन से उसका लैपटॉप उसे पकड़ा दिया। फिर वो मुझसे जो मांगता रहा मैं उसे देती रही। दोपहर का खाना मुलाजिम मुझे पकड़ा के चला गया। खाना खिलाते हुए मैं इधर उधर की बातें करने लगी। फिर उसको उसकी मेडिसिन दी। कहने लगा तुम्हारी वालिदा को क्या बीमारी है? मैंने कहा अस्थमा का मसला है और काफी पुराना है। कहने लगा मैं तुम्हें अस्पताल का नाम बताऊंगा, अपनी वालिदा को वहां ले जाना। डॉक्टर अनवर से मेरी बात करवा देना, वो तुमसे फीस नहीं लेंगे। अपनी वालिदा का चेकअप करवा लेना। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तो खामखाई आपको खड़ूस समझ रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से कुछ ना कुछ फिसल ही जाता था। यह सुनकर उसके माथे पर बल पड़े। मैंने फौरन से अपनी जुबान को ब्रेक लगाई। मैंने कहा आई एम सॉरी। कहने लगा कोई बात नहीं, बस आइंदा मत कहना। मैंने कहा टीवी लगा दूं? कहने लगा टीवी में क्या देखूंगा, मुझे टीवी देखने का ज्यादा शौक नहीं है। मैंने कहा फिर ऐसे करते हैं बाहर लॉन में चले जाते हैं। वैसे भी उसका कमरा नीचे के पोर्शन में था। कहने लगा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं निकलना चाहते? आपको कमरे से बाहर जाना चाहिए ताकि ताज़ा हवा में आपको सांस लेने का मौका मिले, और पता है इससे आपकी तबीयत में काफी खुशगवारी पैदा होगी। कहने लगा ये सब उन लोगों को पसंद होता है जो जीना चाहते हैं, और मैं जीना नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों जीना नहीं चाहते? जिंदगी कोई बार बार थोड़ी मिलती है। अरे एक बार मिलती है, इसको एंजॉय करें। मैंने कहा आपको पता है मेरी वालिदा को अस्थमा का मसला है और उसके साथ साथ और भी बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी बीमारी को खुद पर सवार नहीं करते। आपको पता है उनको खट्टी चीजें मना है, लेकिन फिर भी मेरे साथ फाल से खाती हैं, पकौड़े भी खाती हैं। अरे बारिश में नहाती भी है। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा हाय, मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं आप। आपके चेहरे पे ये जो डिम्पल पड़ता है ना, बड़ा प्यारा लगता है। मैंने दिल रखने के लिए तारीफ की थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये जवाब सुनने को मिलेगा। कहने लगा सब पैसे की बात है। कल तक मैं तुम्हें गोंगलू लगता था, आज मेरे चेहरे का डिम्पल तुम्हें अच्छा लग रहा है। देखो तुम्हारा काम, मेरी तारीफें नहीं भी करोगी तब भी चलेगा। मैंने सोचा ये शख्स वाकई खड़ूस है, इसलिए इससे बात एहतियात से करनी चाहिए। चंद रोज बाद उसकी वालिदा कहने लगी कि वो बिजनेस के चक्कर में बैरूने मुल्क जाना चाहती हैं, इसलिए मुझे 1 हफ्ते के लिए रात दिन वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी उस शख्स को पूरे जिस्म से अजीब सा दर्द उठता है और उस वक्त वो बहुत चीखता चिल्लाता है और उसकी माँ उसे संभालती है। ये बात जब मैंने अपनी वालिदा से कही तो उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैंने 1 हफ्ते का सारा राशन अपनी वालिदा को लाकर दे दिया, बल्कि 3-4 खाने भी पकाकर फ्रिज में रख दिए ताकि मेरे पीछे से उन्हें कोई मुश्किल पेश न आए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस 1 हफ्ते में मेरी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। वो माजूर नजर आने वाला शख्स मेरे साथ ये सब भी कर सकता था।